द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनीश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। बाजार में गिरावट का क्रम किसी भी तरह से रुकने को तैयार नहीं है और बाजार का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बहुत कमजोर पड़ गया है। किसी को भरोसा नहीं है, डिस्ट्रक्ट सेलिंग है और ये कुछ समझ से बाहर है। मतलब ये तो पहले जो बड़ी बड़ी मंदियां आई हैं उन राहों पर चलने की तैयारी कर रहा है बाजार। यानी आप देखिए, निफ्टी जो है करीब 15% गिर चुका है। इन सब की रीजन क्या है? रीजन एफआईज की सेलिंग है। कुछ ट्रंप साहब का भी डर है, हालांकि वास्तविकता में वो डर इतना कुछ भी नहीं। अगर उसको कैलकुलेट करोगे तो वो डर ना के बराबर है। इसका मैंने एक वो कुछ भी नहीं डर। सबसे बड़ी बात यह है, एफआईज की सेलिंग जो है ना वो रुकने का नाम नहीं ले रही और 3-4 हजार करोड़ का माल, 5,000 करोड़ का माल वो डेली बेच देते हैं। मतलब ये क्या संदेश दे रही है? और एक लंबे टाइम से है और इसने पिछले 5 सालों में करीब 9 लाख 8.5 लाख करोड़ का माल बेच दिया है। वो एक अलग बात है कि उन्होंने क्यूआईपी के जरिए आईपीओज में एज एंकर इन्वेस्टर है, जो कोटा है उससे माल मिला, उसमें 1.5 लाख करोड़ रुपया हो सकता है लगा दिया हो, उसका डाटा नहीं आते हैं। मतलब तो सवाल ये उठता है दोस्तों कि ये एफआई बेच रहे हैं, लेकिन ये क्यों तो आए थे, क्यों बेच रहे हैं माल? इस पर अध्ययन करते हैं। आज मैंने इसी पर एक कैलकुलेशन तैयार की, रिपोर्ट तैयार की। तो हम एक कंपैरिजन तैयार करते हैं। स्टडी हर एंगल से करनी चाहिए और स्टडी का जो रीजन है मैं आपसे बता रहा हूं। देखिए, निफ्टी का हम देखें कि 10 सालों का मैंने खाका तैयार किया है। मतलब निफ्टी में, जो कि भारत का प्रमुख इंडेक्स है, पिछले 10 सालों में सीएजीआर एप्रिसिएशन क्या है? 10 साल का सीएजीआर आज के लेवल पर अगर हम देखते हैं निफ्टी को तो 9.37% का सीएजीआर है। और अगर इसको निफ्टी का जो टॉप लेवल था 26,226, उस पर अगर कैलकुलेट करते हैं तो 11.29% का सीएजीआर आता है 10 साल का। अब डॉ जोन्स को देखते हैं हम। 10 साल पहले डॉ जोन्स अमेरिका 15,010 था और आज 43,840 है। अगर इस पर इसको कैलकुलेट करते हैं सीएजीआर तो 11.31% आता है। तो ये तो चलो मान लीजिए निफ्टी के बराबर है। मतलब इट इज जस्ट इक्वलेंट टू निफ्टी। S&P 500, इसका 10 साल पहले का जो इंडेक्स था वो 2104 था, आज 5954 है। ये 10.96 है सीएजीआर। तो ये जितने भी हैं ये तो सब आप समझिए कि निफ्टी के बराबर ही है करीब करीब। निफ्टी ने जितना दिया उतना ही उन्होंने दिया, उससे ज्यादा उन्होंने नहीं दिया। और ये जो अभी की गिरावट है ये टेम्पररी है। तो अभी करते हैं बात, इस पर भी चर्चा करेंगे हम। और नेस्डेक को अगर हम चेक करते हैं, जो दुनिया का रिचेस्ट इंडेक्स है, रिचेस्ट कंपनीज है नेस्डेक के अंदर, प्योर दुनिया की प्योर क्रीम है। माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, ये सारी कंपनियां जो हैं, एमेजॉन, मेटा, ये सारी कंपनियां जो हैं, टेस्ला भी है, ये सारी कंपनियां नेस्डेक में। तो नेस्डेक का 10 साल पहले का जो लेवल था 4,443 का लेवल था। आज का लेवल क्या है? 20,884। कितना परसेंट सीएजीआर आया? 16.74% का सीएजीआर आया 10 साल में। दिस इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। और अगर इसका जो हाईएस्ट लेवल था नेस्डेक का, कुछ दिन पहले भी थोड़ा गिरा हुआ है, 22,000 का हाईएस्ट लेवल था। उस पर अगर इसको कैलकुलेट करते हैं
तो 17.35% का CAGR आता है 10 ईयर्स का। तो निफ्टी का अगर हम रिटर्न देखें तो काफी कम है उसकी तुलना में। और ऐसा नहीं है कि नैस्डैक पर कोई निवेश करने से उन कंपनियों को कोई मना कर रहा है, रोक रहा है। अमेरिकन कंपनी, जो अमेरिकन इन्वेस्टर है, उसको कोई रोक रहा है, ऐसा कुछ नहीं। देयर इज नो लिमिट which has been fixed, whatever limit, no limit has been fixed by the government of America or by the stock exchange. कोई restriction नहीं है, no restriction is there. इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इससे तो ये लगता है कि इन्होंने भारत में ज्यादातर जो मेजर इन्वेस्टर है, बड़ा इन्वेस्टर है, वो अमेरिका का है। हालांकि गल्फ कंट्रीज का भी है, जापान का भी है, यूरोप का भी है, सिंगापुर का भी है, मलेशिया का भी है, और साहब आपके मॉरिशस का भी इन्वेस्टर है। वर्ल्ड ओवर है वो तो सब, उसमें कोई शक नहीं है। और इसमें और भी बात करेंगे, आप ये मत मानिए हम कंपेरिजन कर रहे हैं खाली ये, तो वो वहां भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्यों जापान में जाएंगे, क्यों यूरोप में जाएंगे? अगर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्रोथ देने वाली इकोनॉमी में भी उनको कम मिल रहा है रिटर्न। Every appreciation of the market in the medium to long term is fully dependent upon the growth. तो इतनी हाईएस्ट ग्रोथ के अंदर भी अगर उनको रिटर्न उनके डोमेस्टिक मार्केट से कम मिल रहा है, और वो भी टैक्स 11.29 भी नहीं पड़ेगा। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आप देखिए डॉलर के अंदर जो रुपये के अगेंस्ट में जो बढ़त आई है पिछले 10 सालों में, वो 1.72% के रेट से आई है। जब मोदी सरकार आई थी 72 रुपए का रेट था, आज 87 रुपीज का रेट है। तो 1.91% की रेट से डॉलर एप्रिशिएट हुआ है। तो एक तो ये 11.29 में से 11.29 ही मान लीजिए आप, तो ये करीब 8.5% रह जाता है। 8.5% ही रह गया रिटर्न। और फिर इनकम टैक्स चुकाइए उस पर भी। इनकम टैक्स का मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% चुकाना पड़ेगा। 10% मान लीजिए फिलहाल आज एज ऑन टुडे 10 है, तो 80 नए पैसे हो गए। 80 भी क्या 10.5 ही बढ़ता हो, चलो 80 पैसे मान लीजिए। 80 पैसे घटाओगे तो 7.5 ही है। तो वो तो अपने डोमेस्टिक देश में ही करेंगे ना, इतनी माथाफोड़ी क्यों करेंगे, मतलब इतने हर्डल्स क्यों फेस करेंगे इंडिया में। अच्छा फिर खर्चा भी है ना, जो उनके फंड को इंडिया में मैनेज कर रहा है उसकी सैलरी तो निकालो, वो कहां से आएगी। तो वो सब काट कूट करके तो वहां पर जो बॉन्ड के रिटर्न अमेरिका में उसके बराबर रिटर्न है। 5% की रिटर्न अमेरिका में बॉन्ड यील्ड है इस समय, मतलब। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज व्हाई दे शुड लाइक टू मेक कंटिन्यू देयर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो ये तो पक्ष रहा ये। अब हम करते हैं कि ये 11 नहीं है। देखिए स्मॉल कैप, मिड कैप, निफ्टी 50, कुछ स्पेसिफिक शेयर्स, ये थोड़ी अब उन्होंने निफ्टी में सारा इन्वेस्ट किया है। नहीं, ऐसा नहीं। निफ्टी में तो इन्वेस्ट हो ही नहीं सकता। निफ्टी में केवल मात्र F&O के ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। निफ्टी की कोई फिजिकल फॉर्म है ही नहीं, मतलब कोई एंटिटी फॉर्म है ही नहीं इसकी, मतलब। तो इंडिविजुअल शेयर जो वो अपनी एक्सपर्टीज से सेलेक्ट करके खरीदते हैं उनमें अप्रिसिएशन ज्यादा आता है नहीं। और स्मॉल कैप में ज्यादा आता है, मिड कैप में ज्यादा आता है, निफ्टी नेक्स्ट 50 में ज्यादा आता है, आईटी शेयरों में, कॉर्पोरेट बैंक्स में, इनमें अप्रिसिएशन ज्यादा है। तो ऐसी बात नहीं है। निराश में तो ये मैं हर एंगल से आपको मेजर करके बता रहा हूं। उसमें अगर आप एवरेज इन्वेस्टमेंट मानोगे तो 17-18% का इन्वेस्टमेंट एवरेज रिटर्न, इंक्लूडिंग द एवरेज ऑफ निफ्टी है, स्मॉल कैप है, मिड कैप है, नेक्स्ट 50 है, आईटी इंडेक्स है, ऑटो इंडेक्स है, फार्मा इंडेक्स है, इन सबको मिला के आ जाता है 20% आ जाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। इवन आवर रिटर्न इज हायर देन द यूएस रिटर्न। तो सबसे बड़ा झगड़ा क्या पड़ रहा है फिलहाल, उनकी कंसेप्ट है कि भाई इंडिया का मार्केट सैचुरेटेड है, विश्व शेयर बाजार सैचुरेटेड, इकोनॉमी सैचुरेटेड नहीं है। और थोड़ी ग्रोथ रेट गिर गई तो जो एक प्रवाह चल पड़ा बाजार में, वो चल पड़ा, मतलब इसलिए वो बेच रहे हैं। और अमेरिका में ब्याज की रेट जैसे ही पहले डाउन आएंगी, जैसे ही ब्याज की रेट 2.5% पे जो ओरिजिनल लेवल पे आ जाएंगी, उस दिन ये सेलिंग बंद हो जाएगी, बल्कि वो इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे इंडिया में। बिकॉज इंडिया
is the only destination in the world which is delivering such a high growth. इंडिया का तो केवल मात्र माइनस पॉइंट ये है कि हमारे यहाँ R&D नहीं, क्योंकि हमारा देश अभी अंडर डेवलप्ड है, डेवलपिंग कंट्री है। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम R&D पे खर्चा करें, वरना तो हम दुनिया पे राज कर सकते हैं। जो अमेरिका में भी टैलेंट है वो इंडियन टैलेंट है। आप देखिए गूगल के जो सीईओ हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, एमेजॉन के हैं, वो सब मतलब इंडियन है। मतलब तो टैलेंट तो इंडिया का ही, और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में भी इंडियन काम कर रहे हैं वहां पर। डॉक्टर हरविंद खुराना थे जिन्होंने जीन्स पे रिसर्च की थी। एक से एक बढ़िया वैज्ञानिक देश पैदा, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है ताकि हम उस रिसर्च का खर्च अफोर्ड कर सकें। तो ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों, निराश मत होइए। अगर वो तेजी नहीं रही तो ये मंदी भी नहीं रहेगी। कुछ दिन है, थोड़ा इंतजार कीजिए, हिम्मत रखिए। और 5.5% जो 4.5-5% की जो रेट है अमेरिका की, नहीं 4.5-5.5 की रेट है, परसेंट रेट है, रेपो रिवर्स रेपो, वो घटेगी वो 2-4 महीने बाद में। सही क्या फर्क पड़ता है, घटनी है वो तो। और जैसे ही वो रेट घटेगी वैसे ही ये इंस्टीट्यूशन सेलिंग रोकते हैं। और दूसरी बात है, भारत सरकार को भी ग्रोथ को थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए प्रयास करने चाहिए। और उस प्रयास का एक ही तरीका है कि जो प्रोजेक्ट क्लियरेंस है, प्रोजेक्ट क्लियरेंस को थोड़ा स्पीड अप करना चाहिए, उसमें देरी नहीं लगानी चाहिए। जैसे एनवायरमेंटल क्लियरेंस के नाम पर फाइलें टाइम लगता है, 2-2 साल 3-3 साल लग जाते हैं, साल भर लग जाता है, वैसा नहीं करना चाहिए। ऑन द स्पॉट, मतलब 1-1.5 महीने में आप क्लियरेंस करके उसे रात में लेटर थमा दीजिए। तो उससे क्या होगा, आप देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। ग्रीन हाइड्रो के प्रोजेक्ट्स को लगाने का अभी इस देश में कोई काम शुरू नहीं हुआ, कंसेप्चुअल लेवल पर होगा। जबकि गल्फ कंट्रीज में तो लगना शुरू हो गया है। एलएनटी को कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं उसके, इस देश में नहीं मिल पाए, वो सब नहीं हो पाया। तो ये जो स्पीडी डिसीजन, थोड़ा स्पीड अप करना पड़ेगा ताकि ग्रोथ जल्दी आ सके। इन्वेस्टमेंट को तेज करना पड़ेगा। इन इंडस्ट्री में जो पीएलआई स्कीम का इन्वेस्टमेंट है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो इन्वेस्टमेंट को तेज करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट क्लियरेंस को स्पीड अप करना पड़ेगा, फास्ट जो फाइनेंस जो है वो इजी फाइनेंस अवेलेबल करना पड़ेगा, और ऐसी कंडीशन पैदा कीजिए ताकि वो फॉरेन से फंडिंग मिल सके। विदेशी वित्तीय संस्थानों का भरोसा जब जीतेंगे, जब प्रोजेक्ट क्लियरेंस फास्ट हो, तो लगा देंगे पैसा। पैसा बहुत पड़ा है उनके पास में। जापान और ये जो दूसरी यूरोप अमेरिका है, इनके पास पैसे को तो कोई लेने वाला ही नहीं, इतना पैसा पड़ा। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा सिर्फ एक ही अनुरोध है कि इस संकट की घड़ी में आपको हिम्मत बनाए रखनी है। दूसरी बात है, परचेजिंग मत कीजिए, गिर लेने दीजिए बाजार। एक दिन में तो चढ़ नहीं चढ़ा, मान लो ये 5% बाजार और गिरता है इस लेवल से, तो एक दिन में तो चढ़ेगा नहीं ना बाजार, पहले रुकेगा। ये तो थोड़ी है कोई धावक की तरह से गया फिर वापस लौट के आ गया दौड़ता, ऐसा नहीं होगा। ये गिरेगा, गिर करके स्टैंड करेगा, थोड़ी दिन रहेगा, मतलब वहां पड़ा रहेगा सुस्त सा, एक्टिविटीज थोड़ी कमजोर होंगी, मतलब कमजोरी दिखाई देंगी। जब स्टेबल हो जाए, 4-5 दिन तक कोई 5-10 दिन तक उठा फटक नहीं हुई, उस समय आपके पास अगर लिक्विडिटी अवेलेबल हो तो आप एवरेज कर लीजिए। फर्दर इन्वेस्टमेंट को एक्सपांड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छे अच्छे शेयर चुन के रखें, वो भी मैं अगली वीडियो में बताऊंगा किन शेयरों पर नजर रखनी है, क्या करना है आप लोगों को। तो सावधानी बरतें, मतलब कोई जल्दी या मतलब जल्दबाजी ना करें खरीद में। मेरे से बहुत लोग पूछते हैं, मैसेज भी आते हैं कि साहब आप एवरेज कर रहे हैं क्या, आप खरीद। अरे जल्दी क्या है, रुक जाइए, जब गिर रहा है तो गिरे हुए का बेनिफिट लो। ऐसा नहीं है, मैं ये भी नहीं कहता हूँ शेयर बाजार को खत्म थोड़ी होगा। शेयर बाजार चलेगा, देश की इकोनॉमी भी चलेगी। शेयर बाजार इज नॉट ए लग्जरी बट इट इज एसेंस ऑफ द इकोनॉमी, इट इज एसेंशियल फैक्टर ऑफ द इकोनॉमी। देश की ये तस्वीर है पूरे विश्व के सामने हमारे, तो सरकार को कुछ करना पड़ेगा।
सर अगर गिरता ही रहा then government will take some initiatives to improve the health of the market. तो ऐसा नहीं है, निराश मत होइए, गवर्नमेंट को कुछ करना पड़ेगा। गवर्नमेंट अगर मान लो इंडस्ट्री को पैसा नहीं मिलेगा, द सोर्स ऑफ मनी सप्लाई टू द इंडस्ट्री शेयर मार्केट। आज ये कंपनियां QIP प्लेसमेंट भी कहाँ ला पाएंगे अगर बहुत ज्यादा गिर जाएगा तो? ये फॉरेन से जो लेके आती हैं, जो बड़े बड़े HNI और NRI इन्वेस्टमेंट है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लेते हैं, वो नहीं लेंगे। और खराबी भी नहीं है ना, बाजार देखिए, इकोनॉमी का हर पहलू मजबूत है। आज ऑटोमोबाइल के फिगर्स आए, दे आर स्ट्रॉन्ग। खाली टाटा मोटर के अलावा और एक हीरो मोटो के अलावा सब मजबूत आए, फर्स्ट क्लास है। बजाज ऑटो की ग्रोथ आई है, 4-5% की ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर। मारुति की ग्रोथ आई है, और बजाज ऑटो की ग्रोथ तो बहुत शानदार आई है। मतलब नहीं, बजाज ऑटो नहीं, सॉरी, आयशर की ग्रोथ तो बहुत शानदार आई है। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस पेशेंस रखिए, भरोसा रखिए, हिम्मत रखिए, और किसी को भी उलाना मत दीजिए, क्योंकि नोबडी इज गॉड फादर ऑफ दिस मार्केट। हर आदमी अपने हिसाब से अंदाजा लगाता है, अपने अपने विचार हैं, विचारों को सबको सुनिए, करिए अपने मन की, उन सब विचारों का निचोड़ निकालिए। और इस दौरान एक फुर्सत का टाइम है, थोड़ा स्टडी भी कर लीजिए शेयर बाजार की। हम जैसे जो लोग बताते हैं उन पर ध्यान भी दीजिए, उन चीजों पर। तो थैंक यू, आज का वीडियो इतना ही रहने देते हैं। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।